बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आइंस्टीन्स टू पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और इसके बाद में डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। एक्चुअली डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट पढ़ाने के लिए मेरे को ये सब चीज़ें पढ़ानी बहुत ज़रूरी हैं, तो हम बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। देखिए, आइंस्टीन के दो पोस्टुलेट्स हम बना देते हैं। पहला पोस्टुलेट तो आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स के फेवर में है, दूसरा पोस्टुलेट जो है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अगेंस्ट जाता है। तो क्या है, देखिए पहला पोस्टुलेट है कि इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स द लॉज ऑफ फिजिक्स आर ऑलवेज वैलिड, है ना। तो आप ये कहिए कि लॉज ऑफ फिजिक्स और लॉज ऑफ नेचर, द लॉज ऑफ फिजिक्स और नेचर are having same form and same result। एक्चुअली इसको ज़्यादा अच्छी तरह से ऐसे बोलो, the laws of physics और nature are having same form और same results in all inertial frames। अब ये इनर्शियल फ्रेम्स की जो डेफिनेशन है ना, वो है एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, ओमेगा रोटेशन 0 होना चाहिए। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, ये तो आपका है ही, न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाली बात भी है, ये इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन भी है ये। तो द लॉज ऑफ फिजिक्स और नेचर आर इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, है ना। चलिए, दूसरा वाला जो है, ये लॉ थोड़ा सा न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अपोजिट है, अगेंस्ट है, थोड़ा सा उसको वायलेट करता है। क्या कहता है वो लॉ? सेकेंड पोस्टुलेट आइंस्टीन का कहता है कि द स्पीड ऑफ लाइट remains constant in all inertial frames। बस, अब इसका मतलब बड़ा गंभीर है कि द स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। जैसे मान लो अगर कोई फ्रेम जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसमें हम स्पीड ऑफ लाइट मेजर करते हैं तो c ही आएगी, 3 × 10⁸। अच्छा, इसको है ना आप इस तरह से बोलिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो अगर मोशन कर रहा है तो भी यही है स्पीड, और अगर ये रेस्ट पर है तो भी स्पीड यही आएगी, यानी कि स्पीड नहीं बदलेगी। ये बड़ी जोरदार बात है। तो पहली बात तो हमारी नॉर्मल है एकदम, जो कि होती है हर जगह। और सेकंड वाली बात में थोड़ा सा ये है कि अगर इनर्शियल फ्रेम है जिसकी की कोई वेलोसिटी, एक्सीलरेशन नहीं होनी चाहिए। देखो, दोनों चीज़ें इनर्शियल फ्रेम के लिए हैं, एक्सीलरेटेड फ्रेम के लिए नहीं है ये बातें, राइट। मोटिव होना चाहिए, मोटिव हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, रोटेशन नहीं होना चाहिए, दोनों ही स्टेटमेंट के लिए। तो ये दो पोस्टुलेट्स थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। दिखने में ये पोस्टुलेट्स बड़े सिंपल से नज़र आते हैं, बड़े सरल से नज़र आते हैं, लेकिन जब हम इन पोस्टुलेट्स को लेकर के कैलकुलेशन करते हैं तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम डायलेशन। तो मैं बात कर रहा हूँ टाइम डायलेशन। देखिए, टाइम डायलेशन का मतलब क्या है कि आपका टाइम जो है जब मेजर किया जाता है तो सेम टाइम जो है रेस्ट वाले फ्रेम में अलग आता है और मोशन वाले फ्रेम में अलग आता है, टाइम के अंदर अंतर पड़ जाता है। देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कार है, मान लो यहाँ पर एक कार है, ओके। बड़ा, इस कार पर एक मिरर लगा हुआ है, छत पर एक मिरर लगा हुआ है। कार चल रही है मान लीजिए v स्पीड से चल रही है। थोड़ी देर में ये कार जो है चलते चलते यहाँ आ जाती है, थोड़ी देर में ये कार चलते चलते यहाँ आ जाती है ना, बिल्कुल यहाँ आ गई, और ये ऐसा सीन है। अच्छा, थोड़ी देर में जब ये कार वहाँ से वहाँ पहुँच गई तो बीच में एक बार यहाँ भी थी ही, कहीं पर किसी समय तो यहाँ थी, तभी तो वहाँ बाद में गई। आप थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें
कि ये कार है, कार की छत पर एक मिरर लगा हुआ है और कार यहाँ से चली वहाँ तक आ गई। यहाँ एक ऑब्जर्वर है जो रेस्ट पर है, ये ऑब्जर्वर मोशन नहीं कर रहा, चल नहीं रहा है, चल रहा है। अब देखिए यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट से एक लाइट रे भेजी जाती है जो कि ऊपर जाती है और वापस लौट करके नीचे आती है। ओके, मान लीजिए ये हाइट h है, ये हाइट h है। तो बेटा यहाँ से जो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट गई है और v स्पीड से, सॉरी c स्पीड से गई है और c स्पीड से वापस आ गई, तो टाइम कितना लगा? टाइम लगा है t डैश इक्वल टू ट्वाइस h अपॉन c, ट्वाइस h अपॉन c। दिस इज टाइम बिटवीन टू इवेंट्स, टाइम बिटवीन टू इवेंट्स when observer is in moving car, when observer is in moving car, कार के अंदर है ऑब्जर्वर। तो कार में जो ऑब्जर्वर बैठा है उसने देखा, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा है कार के अंदर, जो ऑब्जर्वर कार में बैठा है उस ऑब्जर्वर ने देखा कि लाइट यहाँ से गई और आ गई और 2h अपॉन टी टाइम लग, c टाइम लग गया उसको, राइट। ये वाला ऑब्जर्वर क्या देखता है? इन दोनों इवेंट्स को, लाइट का स्टार्ट होना और लाइट का वापस लौटना, दोनों इवेंट्स को ये ऑब्जर्वर चेक करेगा। तो ऑब्जर्वर देखता है कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकली है और ये रे ऑफ लाइट यहाँ तक गई, कार इतनी देर में यहाँ जाएगी, है ना, और ये रे ऑफ लाइट वापस यहाँ आ गई। ओके, अगर मान लीजिए कार की वेलोसिटी v है तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी हुई टोटल? मान लीजिए इसमें टाइम t लगा, इसमें टाइम t लगा, तो ये डिस्टेंस होगी v इंटू टी, v इंटू टी। अच्छा, आधी डिस्टेंस कितनी होगी? आधी डिस्टेंस होगी v इंटू टी बाई टू, ये आपका h है। तो बेटा ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना लाइट, तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जो कि रेस्ट पर है, जो कि रेस्ट पर है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अंडर रूट h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यहाँ पर भी यही डिस्टेंस ट्रेवल होगी, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि आधा आएगा ना डिस्टेंस, ये वाला v t अपॉन 2, राइट, ये हुआ। अब देखिए आप कि इस ऑब्जर्वर ने टाइम क्या ऑब्जर्व किया? इस ऑब्जर्वर ने टाइम t ऑब्जर्व किया और इस ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन है डिस्टेंस कितना? h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट से। इसका टाइम t डैश है और इसका टाइम t है। अब हमें t डैश और t में दोनों में रिलेशन निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना h को और ये c जो है ना, इसको एक बार चेक कर रहा हूँ मैं, तो हम दोनों को एक बार स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक की बात तो एकदम क्लियर है, तो मैं दोनों का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, 4h स्क्वायर c स्क्वायर इट इज इक्वल टू t डैश स्क्वायर। तो बेटा h स्क्वायर कितना आ गया बताओ? h स्क्वायर आ गया है आपका c स्क्वायर t डैश स्क्वायर अपॉन 4, ये आपका h स्क्वायर आ गया। ओके, मैं वहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दूँ h स्क्वायर की, तो देखो क्या होगा, c स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू c स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू h स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं वहाँ पे, c स्क्वायर t डैश स्क्वायर अपॉन 4 प्लस v स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 4। आप चेक करेंगे प्लीज़, एक मिनट, एक t डैश था ना, t डैश का स्क्वायर लिखो आप यहाँ पर, यस करेक्ट। अब जब आप इसको चेक करेंगे तो ये आएगा c स्क्वायर अपॉन 4 t डैश स्क्वायर इट इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन 4 माइनस v स्क्वायर अपॉन 4 इंटू टी स्क्वायर। चेक करिए जरा, चेक कर लिया? आप देखेंगे कि अगर मैं इस 4 को 4 से सबको काट दूँ
और उसमें उसका भाग लगाऊं तो मेरे हिसाब से ये आएगा टी डैश इक्वल टू आएगा √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और इंटू टी आएगा बेटा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि टी डैश इज टाइम बिटवीन टू इवेंट्स as measured in moving car. Okay, t is time between two events, between two same events, not events, between two same events. वही events वापस हो रहे हैं। Time between two same events as measured in rest frame। आदमी जो रेस्ट में है वो ये मेजर करता है। और टी डैश बराबर क्या है? टी डैश बराबर है टी √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इसका मतलब ये हुआ कि टी डैश इज लेस देन टी। इसका मतलब टाइम दो इवेंट्स के बीच का मूविंग फ्रेम में कम हो जाता है ना। तो टाइम हैंस द मेजर्ड टाइम टी डैश इन अ मूविंग फ्रेम for two events, for two given events is lesser than that in rest frame। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए क्या हुआ कि अगर v ज़्यादा है तो और ज़्यादा कम हो जाएगा टाइम, और ज़्यादा कम हो जाएगा। देखिए अगर v ज़्यादा है तो टाइम और ज़्यादा कम हो जाएगा। v इंक्रीजेज, टी डैश और भी ज़्यादा डिक्रीज होता चला जाएगा, और भी ज़्यादा डिक्रीज। जैसे एक बात बताऊँ आपको कि एक बच्चा जो है वो धरती पर पैदा हुआ, अर्थ पर एक बच्चा हुआ। तो मान लो कोई बच्चा हुआ, वो है ना 80 साल का होकर के मर गया। अर्थ पर सपोज कभी मतलब पैदा हुआ एक बच्चा, वो 80 साल का होकर के मर गया। अच्छा, उसी का भाई जो है वो स्पेसशिप में बैठ करके घूमने गया। स्पेसशिप की जो वेलोसिटी थी वो लाइट की वेलोसिटी से थोड़ी सी कम थी, बस थोड़ी सी। यानी कि जैसे लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है 3 × 10⁸। तो वो जिस स्पेसशिप में बैठ के गया उसकी वेलोसिटी थी 2.9 × 10⁸। इतनी थी, लाइट की स्पीड से थोड़ी सी कम थी, बराबर नहीं थी। तो क्या होगा कि वो उसी का भाई, जो बच्चा यहाँ पर हुआ धरती पर माता पर 80 साल जी करके मर गया, उसी का भाई स्पेसशिप के अंदर घूमने गया। स्पेसशिप की वो स्टेज थी, और जब वो वापस लौट करके आया तो उसकी उम्र केवल 2 साल थी। हाँ, और वो अभी 78 ईयर और जिएगा अर्थ पर। अब वो अर्थ वाले जिएगा। ये बड़ी ही ज़बरदस्त कैलकुलेशन है। अलग अलग वेलोसिटी के लिए अलग अलग टाइम आएगा। और इसीलिए देखो आप, हमारा जो मतलब एंशियंट माइथोलॉजिकल जो साइंस है, जो कि हमारे जो वेद पुराण वगैरह जो कहते हैं, जो हमारे इंडियन लिटरेचर जो है, ओल्डर लिटरेचर, उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं कि शिव जी का जो एक दिन होता है वो हमारे जो है 20,000 सालों के बराबर होता है। अब सोचो
वो क्या है, वो एक्चुअल में उस मूविंग फ्रेम के अंदर है। तो मूविंग फ्रेम में जो होता है ना, वो टाइम बहुत कम हो जाता है। तो ये टाइम डायलेशन का, इसी को टाइम डायलेशन कहते हैं, कि अगर आप रेस्ट पर हैं तो टाइम बहुत बड़ा गुजरता है, और मूविंग है तो टाइम बहुत छोटा हो जाता है, मतलब बड़ा टाइम छोटा हो जाता है। करेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि मान लो यहां पर एक रॉड है बेटा, रॉड है, इसकी लेंथ L0 है। मान लीजिए यहां से एक लाइट जो है ना, रे चली और c की स्पीड से चली, तो कितनी देर में इस रॉड को क्रॉस करेगी लाइट? इस रॉड को क्रॉस करेगी टाइम t इक्वल टू L0/c। ये आपका इसी फ्रेम के अंदर बैठ करके हो गया, राइट। अच्छा, अब मान लीजिए कि यही सारा का सारा सिस्टम, यही रॉड है, सब कुछ है, एक दूसरे फ्रेम में रख दी गई है, दूसरे फ्रेम में रख दी गई है, एक डिब्बे में बंद कर दी गई है ना। L0 ही है, लेंथ L0 ही है, डिब्बे में बंद कर दी गई है। अब ये दौड़ रहा है किसी वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी से, किसी भी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, किसी भी डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो अब इस रॉड की लेंथ मान लीजिए L हो गई है, L हो गई है। तो अब जो है ना T डैश टाइम आएगा, T डैश टाइम आएगा L/c, नया टाइम। अब ये जो T डैश टाइम है, ये इसका डायलेशन क्या होगा? इसका जो डायलेशन हुआ था अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, T√1 - v²/c²। और ये L जो है ना, वो नई लेंथ है जो कि मूविंग फ्रेम के अंदर है, और L0 हमारी पहले की वाली लेंथ थी जो कि रेस्ट फ्रेम के अंदर थी, और ये आपका 1 - v²/c² हो गया। देखिए c से c कैंसिल हो गया, L इक्वल टू L0 1 - v²/c² हो गया। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है ना ये चेंज हो गया है, लेंथ चेंज हो गया है, और एक्चुअल में चेंज होता है। मतलब ये आइंस्टीन ने इसको प्रूव किया, और इसीलिए उसको अब तक का सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट कहते हैं। और उसने इस लेंथ को क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट, इसे कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कि L0 जो है लेंथ इन रेस्ट फ्रेम, लेंथ इन रेस्ट फ्रेम, एंड जो है L जो है वो लेंथ इन मूविंग फ्रेम। इन मूविंग फ्रेम, ये चीज हो गई। अच्छा, अब देखिए इसी के अंदर अगर अपन बात करें कि जो है, अब हम डॉपलर इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड हमने आपको पढ़ाया था, बस इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करेंगे हम डॉपलर इफेक्ट में। देखो क्या है, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट पढ़ेंगे आज। देखो बेटा, डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ लाइट की जब हम बात करेंगे तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि जैसे लाइट जो साउंड का होता है डॉपलर इफेक्ट, वैसे ही लाइट का होगा। डिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रही है, डिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रही है तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, न्यू डैश विल बी ग्रेटर देन न्यू। और डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रही है तो न्यू डैश विल बी लेस देन न्यू, राइट। आपको हमने साउंड का जो डॉपलर इफेक्ट पढ़ाया था उसके अंदर इस तरह का आपको इक्वेशन बताया था, सॉरी, न्यू डैश इक्वल टू न्यू और v - v0/v+v0, या जो भी था +-v और +-vs, ऐसा बताया था, ऐसा बताया था साउंड के लिए, फॉर साउंड। बट लाइट के मामले में ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। लाइट के अंदर जो डॉपलर इफेक्ट है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ सोर्स और मोशन ऑफ ऑब्जर्वर सेपरेटली। तो हम सबसे पहली लाइन तो यहाँ पे ये देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट इज सिमेट्रिक, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट इज सिमेट्रिक फॉर मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर, मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर।
यानी रिजल्ट विल कम सेम, ऑब्जर्वर रिजल्ट्स विल कम आउट टू बी सेम results will come out to be same whether source is moving or observer is moving, source is moving or observer is moving. जैसे मान लो सोर्स ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं तो भी आपको रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है. इट मीन्स या एक काम करो, इसको ज़्यादा अच्छी तरह से लिखो. हियर वी विल कंसीडर इफेक्टिव रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी ये हम कंसिडर करेंगे. जैसे मान लो आपका S चल रहा है, O चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, अकेला चल रहा है, दूर जा रहा है, पास आ रहा है, क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं. आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए. हाँ, अब रिलेटिव वेलोसिटी में दो बातें होंगी. देखिए, इफ V इज द रिलेटिव वेलोसिटी, then coming closure का मतलब ये होगा कि आपका जो न्यू डैश है वो बढ़ जाएगा. एंड मूविंग अवे, रिसीडिंग अवे में क्या होगा, आपका जो न्यू डैश है वो घट जाएगा. बस इतना ही काम है. यहाँ पर लैम्डा डैश कम हो जाएगा और आपका लैम्डा डैश बढ़ जाएगा. ये बात है. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज पर. तो देखो, अगर मान लीजिए ये आपका एक सोर्स है S और यहाँ मान लो कोई ऑब्जर्वर है. ठीक है, अब यहाँ से लाइट आ रही है, वो ऑब्जर्वर देख रहा है, दोनों रेस्ट पर हैं, कोई मोशन नहीं हो रही है इस समय. मान लो इस समय कोई मोशन नहीं हो रही. अब यहाँ से लाइट जा रही है बेटा, तो वो पता है क्या देखता है, वो देखता है C बराबर न्यू लैम्डा. ऑब्जर्वर भी नहीं चल रहा, S भी नहीं चल रहा. राइट. अच्छा, अब मान लीजिए थोड़ी देर बाद क्या होता है, S उधर चलने लग गया मान लो, है ना. O मान लीजिए रेस्ट पर है, या S रेस्ट पर है, O इधर चलने लग गया, या मान लीजिए S और O दोनों साथ साथ चलने लग गए. कुछ भी हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के S चल रहा है इधर, O चल रहा है इधर, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं. अगर पास आ रहे हैं, अगर पास आ रहे हैं तो फिर पता है क्या होगा, जो न्यूटोनियन फ्रेम है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, उसके अकॉर्डिंग उनको जो C जो ऑब्जर्व होगा ना, वो क्या होगा, C प्लस V ऑब्जर्व होगा. C प्लस V ऑब्जर्व होगा, मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा. आइंस्टीन के अकॉर्डिंग C ही रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी और लैम्डा डैश बदल जाएगी. तो हम पता है क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे C इक्वल टू तो न्यू लैम्डा, ये तो हमने बोल ही दिया. तो आपका न्यू इंटू लैम्डा, ये तो आपका C है. देखो, ये आपका फर्स्ट वाला है. अब हम बोलेंगे न्यू डैश लैम्डा डैश, ये आपका चेंज हो गया, अब चेंज हो गया तो इसको पता है मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा C प्लस V एज पर द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्योंकि वो वहाँ पर बैठ करके देखेगा उसको. अब हम इन दोनों में भाग लगाएंगे ना. देखो, मैं डिवाइड कर रहा हूँ लैम्डा डैश अपॉन न्यू लैम्डा, इट इज इक्वल टू C प्लस V अपॉन C. हुआ क्या है, दोनों मेजरमेंट में कुछ नहीं किया है. ये वाला केवल उसको V को काउंट करके किया गया है और ये वाला अनकाउंटेड है. लेकिन अब आप देखिए होने वाला क्या है कि आपका ये लैम्डा तो है ही है. लैम्डा डैश को मैं क्या लिखने वाला हूँ, लैम्डा डैश जो आ रहा है एज पर द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि पास में आ रहे हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर होगा. अब ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन तो हमेशा यही रहेगा, चाहे लेंथ दूर जा रहा पास में जा रहा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. लेकिन यहाँ आकर के मामला
थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, लैम्डा डैश को मैं लिखूंगा केवल यहाँ पर, देखो क्या लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो न्यू डैश अपॉन न्यू, लैम्डा डैश को मैं लिख रहा हूँ लैम्डा इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा। आप चेक करिए, तो ये आ जाएगा आपके पास में c प्लस वी अपॉन सी। ये लैम्डा से लैम्डा गया, ये लैम्डा से लैम्डा गया, तो क्या आएगा ये आपके पास में आ रहा है न्यू डैश अपॉन न्यू इट इज इक्वल टू, चेक करो। तो अब आप इसको जब चेक करेंगे तो ये आएगा आपके पास, देखो c प्लस वी का मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ, अंडर रूट ऊपर लगा देता हूँ, यहाँ आ जाएगा ये c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसका अंडर रूट तो है ही हमारे पास। आप ज़रा इनको दोनों को अच्छी तरह से चेक करिए, क्या सीन बन रहा है आपके पास में। ये आपके पास बन रहा है न्यू डैश अपॉन न्यू इट इज इक्वल टू अंडर रूट सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी। ये एक्चुअल में डॉपलर इफेक्ट का ऑफ लाइट का फॉर्मूला है। तो देखिए डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में हमने ये वाला जो केस किया है वो कौन सा केस है, दोनों पास में आ रहे हैं। अब हम दूर ले जाने वाला केस करेंगे। तो देखो इफ v इज रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन s and o if coming closer आ रहा है साहब, एक दूसरे के पास में आ रहा है, तो आपका जो न्यू डैश आएगा ना वो आएगा न्यू इंटू अंडर रूट 1 प्लस वी अपॉन सी 1 माइनस वी अपॉन सी। देखो इधर देखिए, इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो जैसे कि मैंने वहाँ लिख दिया है, अंडर रूट 1 प्लस वी अपॉन सी एंड 1 माइनस वी अपॉन सी। ये आएगा बेटा, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है ना, तो चेक करिए ये चीज़ आएगी। ओके, इफ मूविंग अवे, इफ डिस्टेंस इंक्रीजिंग है ना, हाँ सीधे सीधे लिखो ना, इफ डिस्टेंस इंक्रीजिंग, हमें रिलेटिव स्पीड लेनी है, ध्यान रखिएगा। तो आपका न्यू डैश आएगा 1 माइनस वी अपॉन सी 1 प्लस वी अपॉन सी, इस तरह से आएगा आपके पास। अब जब ये चीज़ आ रही है ना, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान देखो दोनों चीज़ें लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मैं लिख रहा हूँ न्यू डैश अपॉन न्यू, तो इसको मैं लिखूंगा लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, है ना, और इसको लिखूंगा अंडर रूट 1 प्लस वी अपॉन सी 1 माइनस वी अपॉन सी। ये हमने कब लिखा, जब पास आ रहा है, डिस्टेंस डिक्रीजिंग, ये ध्यान रखना, डिस्टेंस डिक्रीजिंग का केस है, डिक्रीजिंग, दे आर कमिंग क्लोजर। और न्यू डैश अपॉन न्यू इट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश इट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी 1 प्लस वी अपॉन सी इफ डिस्टेंस इंक्रीजिंग, इफ डिस्टेंस इंक्रीजिंग, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तब ऐसा आएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और आपकी लैम्डा जो है ओवरऑल बढ़ जाएगी, तो आपकी ये डिस्टेंस देखिए। अब हम इसको अगर थोड़ा सा जो है ना अप्रोक्सीमेशन करें, तो देखिए क्या होगा। मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा को मैं लिख रहा हूँ, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा को मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी 1 प्लस वी अपॉन सी। बताइए आप ऐसा कब लिखूंगा मैं, सोचो एक मिनट के लिए, ऐसा कब लिखूंगा, ऐसा तब लिखूंगा इफ डिस्टेंस डिक्रीजिंग, तब लिखूंगा ऐसा, क्योंकि जब डिस्टेंस डिक्रीज होती है ना तो लैम्डा डिक्रीज होती है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इक्वल टू, जरा सोचिए आप अपने आप, इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस वी अपॉन सी हाफ 1 प्लस वी अपॉन सी माइनस हाफ। अब आप बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए दोनों केसेज में, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस वी अपॉन 2c और 1 माइनस वी अपॉन 2c। आप कैलकुलेट करिए, जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या क्या आने वाला है आपके पास, 1 आ जाएगा, माइनस वी अपॉन 2c आ जाएगा, माइनस वी अपॉन 2c आ जाएगा, और आपके पास प्लस वी स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर आ जाएगा। कुल मिला के लैम्डा डैश
आपके पास आ जाएगा लैम्डा इंटू 1 माइनस वी अपॉन सी। ये आपका लैम्डा डैश इक्वल टू आएगा व्हेन कमिंग क्लोजर। व्हेन कमिंग क्लोजर इसमें क्या किया है हमने, इसको नेग्लिजिबल स्मॉल मान लिया है, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को नेग्लिजिबल स्मॉल मान लिया है। तो आपके पास लैम्डा डैश ये आ गया। इट इज़ नॉट करेक्ट, लैम्डा डैश इज नियरली इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस वी अपॉन सी। ये चीज़ है, वो जो चीज़ थी, वो जो फॉर्मूला था वो एकदम करेक्ट था, ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला। लेकिन हम अपने क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चंस में इसी का यूज करेंगे, उसका यूज रेयर कभी जिद कर ले क्वेश्चन मेकर तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, राइट। ये आपका तब हुआ जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। इफ डिस्टेंस इंक्रीजेज तब लैम्डा डैश आ जाएगा लैम्डा 1 प्लस वी अपॉन सी, ये आएगा। अब एक बात बड़ी क्लियर हो गई, अगर मान लो दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है ना, तो देखो रिजल्ट निकाल रहा हूँ अब मैं रिजल्ट निकाल रहा हूँ बिल्कुल क्लियर कट। अगर मान लीजिए डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है यानी कि लैम्डा डैश बढ़ गया है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है यानी लैम्डा डैश बढ़ गया है। लैम्डा डैश बढ़ गया है, लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा वी अपॉन सी। तो आप जरा चेक करिए इसको कि क्या आने वाला है, डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा चेंज इन लैम्डा, डेल्टा लैम्डा चेंज इन लैम्डा। बेटा बिगर क्वांटिटी में से आप स्मॉलर क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करिए। अच्छा ये क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ी थी तब हुआ ना, तो फिर तो यहाँ प्लस आएगा डिस्टेंस बढ़ने में, डिस्टेंस बढ़ने में प्लस आएगा, डिस्टेंस घटने में माइनस आएगा, है ना। तो ये आएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसका मतलब लैम्डा इंटू वी अपॉन सी आएगा बेटा, ये डेल्टा लैम्डा आएगा। आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज वी अपॉन सी, ये होगा। डिस्टेंस बढ़ रहा है इसका मतलब लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, तो देखो डिस्टेंस इंक्रीज्ड, लैम्डा इंक्रीज्ड, मीन्स आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस seems to be shifting V to R, स्पेक्ट्रल लाइन seems to be shifting V to R, V to R में शिफ्ट कर रही हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। अब जब स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो V से R तक शिफ्ट कर रही हैं, यानी वॉयलेट से विबग्योर, है ना, विबग्योर। पता है इसे पॉजिटिव रेड शिफ्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेड शिफ्ट। पॉजिटिव रेड शिफ्ट का मतलब होता है कि जब हमें स्पेक्ट्रम की लाइनें वॉयलेट से रेड की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दें, जब ऐसा लगे कि लाइंस आर शिफ्टिंग फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, इसका मतलब है कि रेड शिफ्ट हो रहा है। और रेड शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपका डिस्टेंस कम होता है, इफ डिस्टेंस डिक्रीजेज देन आपका लैम्डा डैश लेस देन लैम्डा होगा, और लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा डैश की वैल्यू आएगी लैम्डा 1 माइनस वी अपॉन सी, घटेगा, तभी तो ऐसा आएगा। डेल्टा लैम्डा क्या आएगा, अब की बार में डेल्टा लैम्डा आएगा लैम्डा माइनस लैम्डा डैश। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आप घटाएंगे, है ना। तो आपके पास में लैम्डा इंटू वी अपॉन सी आ जाएगा। फिर आप कह सकते हैं इसको कि डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा वी अपॉन सी ही आएगा, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे डेल्टा न्यू अपॉन न्यू भी वी अपॉन सी ही आएगा। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और अच्छा बड़ा आसान सा बात है। इसे क्या कहेंगे, इसे नेगेटिव रेड शिफ्ट कहेंगे। आपको स्पेक्ट्रम की जो लाइंस है ना वो दिखाई देंगी रेड की वॉयलेट की तरफ शिफ्ट होती हुई, इसे नेगेटिव रेड शिफ्ट होगी। नेगेटिव रेड शिफ्ट का मतलब कि चीज़ें पास में आ रही हैं, तो देखो एक चीज़ तो हमारा रिजल्ट निकाल देता हूँ मैं कि रिजल्ट हमारा ये रहा कि फर्स्ट रिजल्ट, इफ डिस्टेंस, ध्यान दो, इफ डिस्टेंस डिक्रीजेज, डिस्टेंस जब डिक्रीज होता है ना बेटा, डिक्रीज होता है तब क्या होता है, डिस्टेंस जब डिक्रीज होता है तो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा बराबर डेल्टा न्यू अपॉन न्यू बराबर वी अपॉन सी आता है, और ये बराबर आता है ये चीज़ है ना, घट रहा है ना बेटा, तो 1 माइनस वी अपॉन सी होता है अगर घट रहा है तो डिस्टेंस घट रहा है, सॉरी वी अपॉन सी, अच्छा सॉरी, इसको आप है ना वी अपॉन सी तो है ही, आप डेल्टा लैम्डा को बोल दीजिए क्या, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, और इसको बोल दीजिए आप न्यू डैश माइनस न्यू अपॉन न्यू, ये आएगा। ओके, अच्छा दूसरी बात, अगर डिस्टेंस घट गई है, अगर डिस्टेंस बढ़ गई है
डिस्टेंस बढ़ गई है तो देखो क्या होगा, डेल्टा न्यू अपॉन न्यू, या डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा ही आएगा, और ये वी अपॉन सी ही आएगा, ये वी अपॉन सी ही आएगा। अब देखो इसमें क्या आने वाला है, इसके अंदर आने वाला है आपका लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा और न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू, बड़े में से छोटा घटाया गया है। ठीक है, जब आपकी डिस्टेंस घटती है, जब डिस्टेंस घटती है तो आपका लैम्डा कम होता है, फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है। जब आपकी डिस्टेंस बढ़ती है तो आपका लैम्डा बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी आपका घट जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी एप्लीकेशंस बड़ी मस्त है, बड़ी मस्त एप्लीकेशंस हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर आपका एयरपोर्ट है, अब एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट का एक रडार सिस्टम होता है। क्या होता है? रडार सिस्टम। इस रडार सिस्टम में क्या होता है, रडार सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजते रहते हैं सब तरफ, हर तरफ, इधर उधर इधर उधर सब तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजता रहता है रडार। जो एयर स्टेशन होता है ना, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या करता है, एयरपोर्ट में बैठे बैठे सब तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेज देता है, इधर उधर मत पूछो किधर किधर। अच्छा, अब जब कोई फ्लाइट आ रही होती है, कोई हलचल होती है ना आसमान के ऊपर, तो आसमान पर जब भी हलचल होती है, तो जैसे मान लो यहाँ पर कोई फ्लाइट आ रही है, मान लो, है ना, ये कोई फ्लाइट आ रही है। अब फ्लाइट आ रही है बेटा, तो फ्लाइट आ रही है तो क्या होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई है, ये इस फ्लाइट से टकराकर वापस लौट जाती है, जिसको ये राडार ऑब्जर्व करता है। अगर लैम्डा कम हो रही है, अगर लैम्डा कम हो रही है, इसका मतलब है कि हवाई जहाज पास में आ रहा है, हवाई जहाज इज कमिंग क्लोजर टू अस। और अगर लैम्डा बढ़ रही है, इसका मतलब हवाई जहाज हमसे दूर जा रहा है। देखो कितना क्लियर है। अच्छा, एकदम ये पता है, एकदम एक्यूरेट होता है, एकदम एक्यूरेट। आज पूरा का पूरा जो एयर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है वो इसी पर बेस्ड है, इसी पर बेस्ड है। और आपको बताऊं, इतना एक्यूरेट होता है कि जरा सा भी गड़बड़ नहीं होता, जरा सा भी गड़बड़ नहीं होता। आजकल तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, कितना ज़बरदस्त डेवलपमेंट है कि जिस डायरेक्शन में मिसाइल फेंकी और जिस पॉइंट पर फेंकी है निशाना लगा करके, उसी पॉइंट पर जाती है ना। मतलब अमेरिका जो है वो बैठे बैठे मिसाइल उसने फेंकी तो वो जा करके उसके एनिमी कंट्री जो भी था, किसको मारा था, सद्दाम हुसैन को मारा था सर इराक में, तो फेंक दिया, या पता नहीं पाकिस्तान में कहाँ पे ओसामा बिन लादेन को किसको मारा था, तो वो एकदम जा करके सटीक वहीं पर लगा। मतलब अपना अपना एक सिस्टम होता है। अभी इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया तो वो जहाँ लगा, जहाँ लगाना था लगा दिया जा करके। इसी तरीके से देखो, अपने पता नहीं बातें कहानी हैं, सच हैं, लेकिन अब इतना भी सोचने की बात है ना कि उस समय मान लो कहानी भी है, मान लो कहानी भी है, तो भी किसी ने सोचा इतना, तभी तो कहानी बनी कि जो है ना वो भगवान राम ने जो है वो एक तीर जो है एक कौवे की तरफ फेंक दिया, वो कौवा बसता रहा सारी दुनिया के अंदर, और फिर जा करके उसने आकर के माफ़ी मांगी अपनी गलती के लिए, तब जा करके वो तीर ने उसको छोड़ा। तो आप देखिए क्या है, मतलब कि कितनी बड़ी बात है कि एग्जैक्टली जा करके वहीं लगता है, और वो सब सिस्टमेटिक होता है। यहाँ पर जो है ना लैम्डा उतना ही चेंज होता है, उसकी स्पीड वगैरह सब कैलकुलेट होकर आ जाती है कि भैया इतनी देर में आएगा, अब ये फ्लाइट लैंड होने वाली है इतनी देर में। एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसको सिस्टम भी भेज भी देता है। फिर रेडार में क्या है, ये चेंज हुआ। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि जैसे आपका ये डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा था ना, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा हमने कहा वी अपॉन सी, अब यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सवाल ये उठता है 2 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? 2 से मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है कि एक बार जाते टाइम डॉपलर इफेक्ट होगा, एक बार वापस आते टाइम डॉपलर इफेक्ट होगा, दोनों टाइम डॉपलर इफेक्ट होगा, तो इसलिए वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने ये अर्थ है और यहाँ पे मून है, अब आपने अर्थ से जो है ना मून को कोई सिग्नल भेजे, अब अर्थ के पास से सिग्नल गए, मून तक टकराए, मून से वापस आ गए। अब जो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा आने वाला है वो आपका v अपॉन सी इंटू 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसे कहते हैं रिवर्सिबल या डबल डॉपलर इफेक्ट, है ना, रिफ्लेक्शन डॉपलर इफेक्ट, रिफ्लेक्टेड डॉपलर इफेक्ट, तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मेरे को लगता है आपको ये डॉपलर इफेक्ट सारा समझ में आ गया होगा। अब आप इससे पहले एक बार साउंड का डॉपलर इफेक्ट जो है उसे रिवाइज कर लीजिए और इसके क्वेश्चन सारे कर दीजिए। राइट, चलिए नमस्ते।